नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यूज बेरी पे। तो शुरू करते हैं आज 28 सितंबर की ताजा तरीन और टॉप हेडलाइन से। जारी है कोरोना का कहर, 60.5 लाख के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता जसवंत सिंह का हुआ निधन, 6 महीने से थे कोमा में। पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह पंचतत्व में विलीन, पुत्र मानवेंद्र सिंह ने दी मुखाग्नि। चीन का कारनामा, वैक्सीन का ट्रायल नहीं हुआ पूरा, फिर भी 10,000 लोगों को लगा दिया टीका। हो जाइए सावधान, कोरोना अपडेट के बहाने स्मार्टफोन हैक कर रहे हैं बदमाश। मैसेज में लिंक भेजकर साफ कर देते हैं बैंक अकाउंट। बॉलीवुड ड्रग्स केस पर बयान के बाद रवि किशन को मिल रही है धमकियां, बोले देश के लिए खा लेंगे गोली। भारत बांग्लादेश सीमा पर मवेशी तस्करी, बीएसएफ की भूमिका पर सीबीआई जांच। जेडीयू में शामिल हुए बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, सीएम आवास पर ली पार्टी की सदस्यता। कृषि विधेयकों के विरोध के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृषि विधेयकों पर किए हस्ताक्षर। बताते चले कि 18 विपक्षी पार्टियों ने बिलों को पास कराने के सरकार के तरीकों को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए इस मामले में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लेटर लिखा था। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र के हमले से किसानों को बचाने के लिए राज्य के कानूनों में हो संशोधन। कृषि बिलों के ऊपर बोले अमरिंदर सिंह। साथ ही कहा कि हम कानूनी और कृषि विशेषज्ञों के साथ परामर्श कर रहे हैं। एनडीए छोड़ने के बाद अकाली दल ने संयुक्त विपक्ष का किया आह्वान। शिवसेना ने कृषि विधेयकों पर एनडीए छोड़ने पर शिरोमणि अकाली दल की सराहना की। वहीं संजय राउत ने अकाली दल के समर्थन में एक पोस्ट भी किया। कहा शिवसेना ने किसानों के हित में एनडीए के साथ अपने संबंध तोड़ने के लिए अकाली दल के फैसले की सराहना की। राजस्थान के डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती को लेकर हिंसक प्रदर्शन, अब तक 2 की मौत। प्रदर्शनकारियों के रिहायशी इलाके में घुसने की भी है खबर। स्थिति से निपटने के लिए पुलिस की रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियों को तैनात किया गया है। पायल घोष ने अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी में देरी पर उठाए सवाल। फिल्मकार अनुराग कश्यप पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष ने रविवार को कहा कि अगर कश्यप के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वह भूख हड़ताल करेगी। दिल्ली में ऑनलाइन शराब बेचने के नाम पर 1500 लोगों से ठग लिए लाखों रुपए। चिराग के साथ खड़े हुए गिरिराज, बोले एनडीए के हित में बोलते हैं एलजेपी अध्यक्ष। एमपी विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, बीजेपी से आए 3 नेताओं को मिला टिकट। बताते चले कि कांग्रेस के विधायकों के त्याग पत्र देकर भाजपा में शामिल होने के कारण प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई थी, जिसके कारण कमलनाथ ने 20 मार्च को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली के पहाड़गंज के होटल में 22 साल की युवती से रेप, आरोपी गिरफ्तार। बताते चले कि आरोपी राजकुमार चूना मंडी पहाड़गंज का रहने वाला है। वह लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में स्वीपर का काम करता है। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने सर्विस रिवॉल्वर से गर्लफ्रेंड को मारी गोली। खबर है कि एसआई का पत्नी से काफी सालों से विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से वो अलग रह रहा था। लड़की अभी अस्पताल में भर्ती है, वहीं एसआई है फरार। नौकरी देने के बहाने बुलाया और क्राइम शो में रेप सीन की एक्टिंग करते हुए रेप कर दिया, आरोपी गिरफ्तार। आरोपी सलत सादिक साबरी ने कर्नाटक से एमबीए किया हुआ है। वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था, लेकिन लॉकडाउन में उसकी नौकरी चली गई। व्हाट्सएप ग्रुप से लड़की को नौकरी देने के नाम पर बुलाकर किया रेप। नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। बताते चले कि बिहार कांग्रेस के 4 साल से अधिक समय तक अध्यक्ष रहे अशोक चौधरी को पार्टी चलाने का और चुनाव के समय क्या कैसे करना है उसका अच्छा खासा अनुभव है और वो
गठबंधन की बारीकियों को भी समझते हैं, इसलिए उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। शरद का साथ उनकी पार्टी ने भी छोड़ा। महागठबंधन छोड़कर नहीं जाएगी एलजेडी। फिल्म सिटी को लेकर एक्शन में योगी सरकार। जमीन का निरीक्षण करने ग्रेटर नोएडा पहुंचे अवनीश अवस्थी। मुंबई जाने की होड़ में लंबी वेटिंग लिस्ट। कल से चलेगी 3 और ट्रेनें। अमेरिका में पीने के पानी में पाया गया इंसान के दिमाग को खाने वाला अमीबा। टेक्सास के 8 शहरों में अलर्ट। सब्जियों के बाद दालों में महंगाई की मार। तुअर दाल की कीमतें 100 रुपए प्रति किलो के पार। आईपीएल के सफल आगाज के बाद आई बुरी खबर। आईसीसी के दुबई स्थित ऑफिस में काम कर रहे अधिकारी को हुआ कोरोना, किया गया क्वारंटाइन। कल आईपीएल टी20 में हुआ रनों की बारिश। दोनों पारियों में बने 200 रनों से भी ज्यादा रन। कल राजस्थान और पंजाब के बीच खेले गए मुकाबले में राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। पंजाब ने मौके का फायदा उठाते हुए पहले विकेट के लिए 100 से ज्यादा की पार्टनरशिप कर दी। मयंक और राहुल ने 183 रनों की पार्टनरशिप की। वहीं मयंक अग्रवाल ने अपनी पहली सेंचुरी भी बनाई। आईपीएल में वो सबसे तेज शतक बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। वहीं ये इस आईपीएल का दूसरा शतक है। इसके पहले केएल राहुल ने आरसीबी के खिलाफ शतक ठोका था। मयंक के शतक और केएल राहुल की हाफ सेंचुरी की बदौलत पंजाब ने 224 रनों का मजबूत लक्ष्य राजस्थान के सामने रखा। जवाब में राजस्थान ने आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट हासिल कर लिया। तेवड़िया, स्मिथ और सैमसन की ताबड़तोड़ हाफ सेंचुरी के कारण राजस्थान ने ये मैच 3 गेंद शेष रहते ही जीत लिया और आईपीएल के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया। संजू सैमसन को 85 रनों की मैच विजयी पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस मैच को फैंस लंबे समय तक याद रखेंगे। ये मैच आईपीएल के चुनिंदा मैचों में शुमार हो गया। वहीं आईपीएल टी20 में आज आरसीबी का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। दोनों टीमों ने अभी तक 2 मैच खेले हैं और दोनों ही टीमों को एक में हार और एक में जीत मिली है। तो इस मैच को जीतकर दोनों ही टीमें आईपीएल में आगे बढ़ना चाहेगी। साथ ही विराट कोहली पंजाब के खिलाफ खेले गए मैच को भूलकर एक नई शुरुआत करेंगे। बताते चले कि आरसीबी को पिछले मैच में पंजाब के हाथों बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था, जिसे लेकर आलोचकों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया। आप इस मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी हॉटस्टार पर शाम 7:30 बजे से देख सकते हैं। ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में 82,767 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अब तक टोटल 60,73,348 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वही बात करें रिकवर लोगों की तो पिछले 24 घंटे में 74,679 लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। वहीं अब तक टोटल 50,13,367 लोग टोटल रिकवर हो चुके हैं। बात करें डेथ की तो पिछले 24 घंटे में 1,040 लोगों की डेथ हो चुकी है। वहीं अब तक टोटल 95,574 लोग कोरोना से मर चुके हैं। सीबीआई भारत बांग्लादेश सीमा पर मवेशियों की तस्करी में सीमा सुरक्षा बल की भूमिका की जांच करेगी। सीमा पर मवेशियों की तस्करी रोकने की जिम्मेदारी भी बीएसएफ के जवानों की होती है, लेकिन ऐसे आरोप लगे हैं कि तस्करी करने वाले एक संगठित रैकेट के साथ बीएसएफ के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की साठगांठ थी। बीएसएफ अधिकारियों के अलावा कुछ नेता, कस्टम अधिकारी और पुलिस अधिकारियों के भी इसमें शामिल होने की बात कही जा रही है। जांचकर्ताओं का कहना है कि मुख्य तौर पर यह रैकेट पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा में काम कर रहा था, लेकिन कोलकाता में मौजूद वरिष्ठ अधिकारी इस रैकेट को चला रहे थे। बताते चले कि सीबीआई ने 23 सितंबर को देश के कई हिस्सों में छापा मारा था। ये छापे कोलकाता, मुर्शिदाबाद, गाजियाबाद, पंजाब और छत्तीसगढ़ के कई जगहों पर मारे गए थे। बीएसएफ ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है कि केंद्रीय जांचकर्ताओं ने बीएसएफ के कमांडेंट सतीश कुमार के घरों और संपत्तियों पर छापा मारा है। सतीश कुमार अभी छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी ऑपरेशन के हिस्सा हैं।
कहा जा रहा है कि इसमें कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक रैकेट में शामिल कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने या तो नौकरी छोड़ दी है या फिर विदेश चले गए हैं। बताते चले कि मैथ्यू और शेख की 2018 में हुई गिरफ्तारी के बाद इस रैकेट के बारे में पता चला था। बीएसएफ के एक व्हिसल ब्लोअर ने साल 2016 में डायरेक्टर जनरल को चिट्ठी लिखकर इस रैकेट की सूचना दी थी। पहले 20 बटालियन में उनकी पोस्टिंग हुई थी, जो फरक्का में तैनात थी। आपको बताते चले कि जांच में पाया गया है कि हर रात 13 से 14 करोड़ की कीमत के मवेशी सीमा पर एक ही जगह में बांग्लादेश भेजे जाते थे। हालांकि मवेशी तस्करी के रैकेट के बारे में पता चलने और दक्षिण बंगाल की सीमा पर बीएसएफ के संदिग्ध अधिकारी की तैनाती के बाद मवेशियों की तस्करी में काफी कमी आई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान के डूंगरपुर में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी, आग जली और तोड़ फोड़। बताते चले कि अहमदाबाद उदयपुर नेशनल हाईवे 60 घंटों से भी ज्यादा समय से बंद है। राजस्थान में डूंगरपुर जिले के आदिवासी शिक्षक अभ्यर्थी 17 दिन तक एकांत में कांगड़ी डूंगरी पहाड़ पर प्रदर्शन करते रहे। इस दौरान सिसोद में आग जली, पथराव और तोड़फोड़ भी हुई। 50 से ज्यादा वाहन, होटल, पेट्रोल पंप समेत कई जगह आग जली और पथराव किए गए। साथ ही आपको बताते चले कि इस आगजनी और तोड़फोड़ में 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और चीन के बीच सीमा तनाव कम करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कोशिशें चल रही है, लेकिन दोनों देशों की मीडिया में इससे इतर तनावपूर्ण बयान छप रहे हैं। इसी कड़ी में चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने रिपोर्ट छापी है कि भारत की तरफ से चली गोली के असहनीय परिणाम होंगे। अखबार ने पर्यवेक्षकों के हवाले से लिखा है कि भारत का सीमा पर जवानों की संख्या बढ़ाना और चीन की सेना के साथ किसी झड़प में गोली चलाने की इजाजत देना दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ाएगा और भारत के लिए भी इसके परिणाम खतरनाक होंगे। अखबार आगे लिखता है कि ये बात ऐसे वक्त में हो रही है जब भारत ने चीन के साथ तनाव कम करने के लिए सहमति जताई थी। वहीं दोनों देशों के मिलिट्री कमांडर स्तर की मीटिंग में ये तय हुआ था कि फ्रंट लाइन पर सैनिकों की संख्या और नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन भारत अपने वायदों को लेकर ईमानदारी नहीं बरत रहा, जिससे तनाव बढ़ रहा है। अखबार ने जानकारों के हवाले से लिखा है कि तनाव को देखते हुए चीन को भारत की चाल को लेकर सीमा पर अलर्ट हो जाना चाहिए और किसी संभावित सैन्य टकराव के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भविष्य में सीमा पर यह सामान्य बात होने वाली है। अखबार में लिखी गई ये प्रतिक्रिया भारत के द हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट के बाद आई है। इस रिपोर्ट में छपा था कि भारत ने चीन को स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर पीएलए के सैनिक आगे बढ़ेंगे तो भारतीय सैनिक उन पर गोली चला सकते हैं। एक शीर्ष भारतीय अधिकारी ने अखबार से ये बात कही थी। इसके अलावा हालिया बातचीत में कहा गया है कि एलएसी पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं होगा, लेकिन द हिंदू अखबार के अनुसार रक्षा सूत्रों ने कहा है कि अब भी सैनिकों के पीछे हटने पर सहमति नहीं बन पाई है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कल फिर मिलता हूं मैं आपसे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। नमस्कार।